हेलो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक जो चल रहा है ऑनगोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मीनिंग, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग अजम्पशंस में हमने फर्स्ट 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए इन लास्ट प्रीवियस वीडियोस। अभी 4th अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इट सेज? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट tells us that business is separate from its owners. Means business has separate entity and owner of business has separate entity. Means from accounting point of view business अलग है और business का owner अलग है। X commence business in the name X and Sons। ये बिजनेस है और X बिजनेस का ओनर। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये माना जाता है कि X अलग है और X एंड सन्स अलग है। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम ऐसा करते हैं कि बिजनेस का ओनर बिजनेस में जितनी भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है वो कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटीज ट्रीट की जाती है और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में शो की जाती है। इसी कॉन्सेप्ट के कारण ऐसा होता है कि बिजनेस का ओनर बिजनेस से जो भी ट्रांजैक्शंस करता है, एडिशनल कैपिटल लगाता है, इंट्रोड्यूस करता है, ड्राइंग्स करता है, वो सब ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड की जाती हैं। इसी कॉन्सेप्ट के कारण ऐसा संभव हो पाता है कि हम बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट और ट्रू लॉसेस को असर्टेन कर पाते हैं। बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, बिजनेस के ओनर की फाइनेंशियल पोजीशन या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट it is assumed that business has separate entity and owner of business has separate entity। दोनों अलग अलग हैं। मान लीजिएगा मैं अपनी लेफ्ट पॉकेट से पैसा निकाल के राइट पॉकेट में डाल लेता हूँ, बिकॉज दोनों पॉकेट मेरी है, डजंट मैटर। बट अगर मान लीजिएगा मैं अपनी पॉकेट से पैसा निकालता हूँ, कोई भी अमाउंट निकालता हूँ और आपको पे कर देता हूं या आप मेरे को पे कर देते हैं, तो यहां पे बिकॉज आपका एग्जिस्टेंस अलग, मेरा एग्जिस्टेंस अलग, आप सेपरेट एंटिटी है, मैं अलग हूं, आप अलग हैं, तो वो जैसे ट्रांजैक्शंस हुई और रिकॉर्ड होती है बिल्कुल उसी तरह से बिजनेस का ओनर अलग माना जाता है, लाइक टू क्रेडिटर्स और लाइक टू सम अदर एक्सटर्नल पार्टीज, और बिजनेस अलग माना जाता है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम्ड दैट बिजनेस हैज सेपरेट एंटिटी, बिजनेस अलग है, बिजनेस का अस्तित्व अलग है और बिजनेस का ओनर का अस्तित्व अलग है, दोनों अलग अलग है। ओके, नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट
concept. Money measurement concept tells us that in business only those transactions and events will be recorded which can be expressed, which can be defined in terms of money. Some transactions, some activities may be there in business which may be very important from business point of view, but if they can't express in terms of money, those activities, those transactions will not be recorded in the book of accounts as they can't express in terms of money. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बिजनेस में केवल और केवल उन ट्रांजैक्शंस को, उन एक्टिविटीज को, उन इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे जो इन टर्म ऑफ मनी एक्सप्रेस की जा सकती हो, जिन्हें हम इन फॉर्म ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इन फॉर्म ऑफ मनी एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, बेशक वो बिजनेस के लिए कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिएगा हमने 5 फैंस परचेज किए, एज दिस ट्रांजेक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। If one fan purchased for ₹1,000, then 5 fans purchased for ₹5,000, as it can be expressed in term of money. हम इस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। बट मान लीजिएगा बिजनेस में स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक होने से लॉस हुआ। अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे बिजनेस लंबे टाइम से ड्यू टू लॉकडाउन क्लोज्ड हैं। अब इससे बिजनेस को लॉस हो रहा है, बट एज अमाउंट ऑफ लॉस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एग्जैक्टली इन टर्म ऑफ मनी, सो दिस एक्टिविटी, दिस लॉस कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन बुक्स एज इट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी एग्जैक्टली। So, according to money measurement concept, केवल और केवल उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको हम इन टर्म ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको हम लोग इन टर्म ऑफ मनी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज मनी इज द सोल आइटम, सोल मीडियम थ्रू विच we can add or we can subtract various items. जैसे मान लीजिएगा हम लोगों के पास 5 टेबल्स हैं, we have 5 tables, we have 10 chairs, ओके क्या हम इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते, टेबल में चेयर्स ऐड कर सकते? नो, बट थ्रू मनी, एज both of item can be expressed in term of money, so मनी फॉर्म में इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। टेबल 5 टेबल्स है, देन वैल्यू ₹5,000, 10 चेयर्स है, मान लीजिएगा चेयर्स का वैल्यू 10,000, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। सो मनी इज द सोल मीडियम इन विच any item can be added or subtracted. So according to this concept, हम केवल अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता हो, इन फॉर्म ऑफ मनी डिफाइन किया जा सकता हो। ओके, देन नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है? स्टूडेंट, एज वी नो दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स,
and every business wants to know how much profits earned by it. बिजनेस का उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना है और हर बिजनेस ये जानना भी चाहेगा कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया। अब कोई भी बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट और लॉस तो केवल और केवल तभी असर्टेन किया जा सकता है जब बिजनेस को शट डाउन कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। बिजनेस को बंद कर दें और बिजनेस को बंद करके सभी एसेट्स को सेल कर दें। सेल कर जितना रुपया हमको मिला उसमें से लायबिलिटीज को पे कर दें। लायबिलिटीज को पे करने के बाद अब जितना भी रुपया हमारे पास बचता है वो हम कैपिटल के साथ कंपेयर करें कि हमने कितनी कैपिटल लगाकर बिजनेस शुरू किया और आज हमारे पास कितना रुपया बचता है। अगर ज्यादा बचा तो प्रॉफिट और कम बचा तो लॉस। तो सही प्रॉफिट तो केवल कब ज्ञात किया जा सकता है जब हम लोग बिजनेस को बंद कर दें, समाप्त कर दें। बट हमने पढ़ा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है, हम जानते भी हैं कि बिजनेस तो लंबे टाइम तक ऑपरेट करने के लिए शुरू किया जाता है। तो हम बिजनेस के समाप्त होने तक प्रॉफिट्स को ज्ञात करने के लिए कि कितने प्रॉफिट्स अर्न के वेट नहीं कर सकते और बिजनेस को बंद होने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ उसको उस समय ज्ञात कर उसकी यूटिलिटी भी नहीं है। क्यों? अब तो बिजनेस बंद ही हो गया। तो हमको अगर कोई करेक्टिव स्टेप्स भी लेने हैं कि प्रॉफिट कम हुआ तो हमको सुधार करना है, करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, तो बिजनेस तो बंद ही हो चुका। अब क्या करेक्शंस करेंगे, क्या करेक्टिव मेजरमेंट्स लेंगे? तो हम बिजनेस के बंद होने तक प्रॉफिट्स को ज्ञात करने तक वेट नहीं कर सकते। इसलिए बिजनेस की जो भी एस्टिमेटेड लाइफ होती है उसको हम 12 मंथ्स के स्मॉल स्पेल्स में डिवाइड कर लेते हैं और ये जो 12 मंथ्स का शॉर्ट स्पेल होगा इसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। और बिजनेस के रिजल्ट्स को हम हर आफ्टर एवरी 12 मंथ्स, आफ्टर एवरी ईयर असर्टेन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, to ascertain the results of business operations, estimated life of business is divided in various small spells of 12 months, which is known as accounting period and will be used to ascertain profit or loss. तो बिजनेस के जो रिजल्ट्स हैं वो हम आफ्टर एवरी 12 मंथ्स मींस आफ्टर एवरी ईयर असर्टेन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि हर वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद ही हम बिजनेस के रिजल्ट्स को ज्ञात करना चाहते हैं या ज्ञात करते हैं, ड्यू टू अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये अकाउंटिंग पीरियड कोई भी हो सकता है, 12 मंथ्स का ड्यूरेशन। 1 अप्रैल टू 31 मार्च हो सकता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर हो सकता है, एक होली से दूसरी होली तक, एक दिवाली से दूसरी दिवाली तक, कोई भी 12 मंथ्स का पीरियड हो सकता है। बट इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग ईयर हम यूज करते हैं, जो अकाउंटिंग ईयर हमारा होगा अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड इनकम टैक्स एक्ट, अकाउंटिंग ईयर दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31
मार्च, ये होता है। ये जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, इसी फाइनेंशियल ईयर को हम अकाउंटिंग ईयर के रूप में यूज करते हैं। कंपनीज के लिए इस अकाउंटिंग ईयर को एडॉप्ट करना कंपलसरी है। हालांकि सोल प्रोप्राइटरशिप और अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस के केसेस में कोई भी अकाउंटिंग ईयर यूज किया जा सकता है, बट इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग यही ईयर अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए। हालांकि कंपनी के केसेस में अगर हम लोग देखें तो आफ्टर एवरी क्वार्टर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना होता है। ओके, गॉट इट। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिजनेस के रिजल्ट्स को जानने के लिए हम बिजनेस की एस्टिमेटेड लाइफ को स्मॉल स्पेल्स में डिवाइड कर देते हैं और 12 मंथ्स का या एक वर्ष का, एक 1 ईयर का जो पीरियड होता है उसको एज अकाउंटिंग ईयर यूज करते हैं टू असर्टेन द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। ओके, देन नेक्स्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, assets what are purchased in business should be shown at the cost price or at the price at which they were acquired, they were purchased, because the cost at which assets were purchased relates to past. That's why this cost is known as historical cost. So, according to cost concept or historical cost concept, assets what are purchased by business should be shown at their cost price or at their historical cost price, because that cost price will be the base for every subsequent transactions related to that assets. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट हमें बताती है कि बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हैं उन एसेट्स को उन्हें उस मूल्य पर, वैल्यू पर, उस कॉस्ट पर शो किया जाना चाहिए जिस कॉस्ट पर हमने उन्हें परचेज किया था। चूंकि वो कॉस्ट पास्ट से रिलेटेड है इसलिए हम उस कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम उसी कॉस्ट पर क्यों शो करें? क्योंकि वो जो कॉस्ट है वो फ्यूचर के उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड किसी भी ट्रांजैक्शंस के लिए, उस एसेट से रिलेटेड किसी भी ट्रांजैक्शंस के लिए बेस का काम करे, आधार का काम करती है। और हम चूंकि इसका जस्टिफिकेशन है कि हम कॉस्ट पर क्यों शो करें, कॉस्ट पर इसलिए शो करना चाहिए कि एक तो मान लीजिएगा कोई एसेट्स हमने 5 लाख में परचेज किया है, अब फ्यूचर में हम उसको वैल्यू तो रोज चेंज हो सकते हैं, कभी 4 लाख हो गया, कभी 450 हो गया, कभी 6 लाख हो गया, कभी 550, वैल्यू तो चेंज हो सकते हैं। अब बार बार वैल्यू चेंज हो रहे हैं तो मार्केट वैल्यू क्या है? अगर हम मार्केट वैल्यू पर शो करना चाहें तो मार्केट वैल्यू क्या है उसको असर्टेन करना बड़ा मुश्किल है, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो कॉस्ट प्राइस है, चूंकि ये कॉस्ट वेरीफाइड है, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं कि हमने वो मशीन, वो एसेट्स 5 लाख में परचेज किया, तो इन फ्यूचर कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगी तो उसके लिए ये कॉस्ट आधार का काम करती है कि 5 लाख की, हम उसको झुठला ही नहीं सकते बिकॉज वी हैव डॉक्यूमेंट्स फॉर इट। हमारे पास इस बात का प्रमाण है कि हमने उसको 5 लाख में परचेज किया।
ये सेकंड रीजन। फिर थर्ड, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी हमको यही कहती है कि चूंकि हम तो एसेट्स को लंबे टाइम तक यूज करने के लिए परचेज कर रहे हैं, ना कि उसको फर्दर सेल करने के लिए। जब सेल करना ही नहीं है तो बाजार मूल्य का हमको करना ही क्या है, मार्केट वैल्यू पर शो ही नहीं करना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस पर ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन को लेस कर कर दिखाना चाहिए। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का जस्टिफिकेशन है कि जो कॉस्ट होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज द बेस फॉर any subsequent transaction of the assets. Second, it is very difficult to ascertain the market value, market price. Third, going concern concept also advocates to show the assets at their cost price. ये सब इसके एडवांटेजेस या जस्टिफिकेशन। इस कॉन्सेप्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जिस वैल्यू पर एसेट्स को परचेज किया उसी पर शो किया जाना चाहिए। इट मीन इफ वी हैव एनी एसेट्स फॉर विच बिजनेस हैज पेड नथिंग, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हैं, डिफरेंट क्वालिटेटिव एसेट्स हैं, तो उनको तो हम शो कर ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिएगा कोई सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, बिजनेस के ओनर्स ने बड़ी मेहनत की और बिजनेस का आज नाम है, गुडविल है। अब गुडविल वैल्यूएबल एसेट्स है, बट चूंकि उसके लिए कुछ पे तो किया ही नहीं, उसको हमने परचेज तो किया ही नहीं, वो तो सेल्फ जनरेटेड है, तो उसको एसेट्स होते हुए भी हम उसको बुक्स में शो नहीं कर सकते बिकॉज उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो इस तरह से इसकी कुछ कमियां भी रहेंगी। बट इन ब्रीफ अगर हम लोग देखें तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसेट्स शुड बी शोन एट देयर कॉस्ट प्राइस, एट द प्राइस एट विच द एसेट्स वर परचेज्ड और एक्वायर्ड। ज्यादा से ज्यादा एसेट्स को यूज करने से अगर उसके कुछ वैल्यू में कमी हुई है तो हम डेप्रिसिएशन लगाते हुए उसको शो करेंगे, बट नॉट एट मार्केट प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये 4 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया इन दिस लेक्चर। इन कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, और इस चैप्टर के बाद हम लोग अपना न्यूमेरिकल पार्ट शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।